Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली फिंगरप्रिंट्स की सीरीज का पार्ट है, जो कि ये हमारा आज का 7th पार्ट है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अभी तक ऑलरेडी हम 6 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जहाँ पर फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हो चुके थे, हो सकते हैं बेसिकली, वो हम कर चुके हैं। जहाँ पर हम समझ चुके हैं फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, मतलब कितने टाइप के फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते हैं, फिंगरप्रिंट पैटर्न्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, रिज काउंटिंग कैसे होती है, पैटर्न एरिया क्या होता है, टाइप लाइन क्या होता है, कोर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। तो ये सारी ही चीज़ों को बहुत डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सब लोग प्रीवियस वीडियोस को कवर अप कर चुके हैं। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट ऐसा आया है जो अभी फर्स्टली यही वीडियो को स्टार्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से कंटिन्यू ना करिए, प्रीवियस वीडियोस को पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद में इसको देखिएगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज चल रही है फिंगरप्रिंट्स की। तो जब तक आप सीक्वेंस में सारे पार्ट्स को कवर नहीं करेंगे, आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो वो आपको रिवीजन के तौर पर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले से सारे वीडियोस कवर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो आज जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो कि आपका कोर होता है, जो प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में आपके फिंगरप्रिंट ब्यूरो में यूज़ करा जाता है। तो ये आपका 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट क्रिएट नहीं करिएगा प्लीज़ कि जब हमने बात करी थी लूप की, हमने बात करी थी वर्ल की, हमने बात करी थी आर्चेस की, और हमने बात करी थी कॉम्पोजिट पैटर्न्स की, तो वो भी तो आपके फिंगरप्रिंट के टाइप्स ही थे बेसिकली। तो वो आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न का क्लासिफिकेशन था। और ये जो क्लासिफिकेशन है जो आज हम करेंगे, जो कि 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये आपके फिंगरप्रिंट का क्लासिफिकेशन है। यानी कि फिंगरप्रिंट्स को अगर आपको कलेक्ट करके रखना है, स्टोर करके रखना है, इनका डेटा मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपका ये 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करा जाता है। तो जब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न के क्लासिफिकेशन के बारे में, तब हम आर्चेस, लूप, वर्ल्ड एंड कंपोजिट पैटर्न्स को पढ़ते हैं। बट जब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, तब हम ये आपका 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। उसके अलावा आपका एक सब क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसको आपका 40 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम दिया जाता है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका 40 डिजिट बता रही हूँ, ये अभी प्रेजेंटली यूज़ नहीं होता है, बट आपको उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसमें बेसिकली पैटर्न कोड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेन जो है आपका 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन है, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके फिंगरप्रिंट साइंस में। ये कोर है एक तरह से इसका। अगर हम बात करें इसके बारे में किसने बताया था, तो दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, खान बहादुर अजीजुल हक एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस इन 1897। तो यहाँ पर ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर इस 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इसके बारे में बताया था। और यहाँ पर क्योंकि ये जो खान बहादुर अजीजुल हक हैं और जो राय बहादुर हेमचंद्र बोस हैं, ये इंडियन थे, तो इसी वजह से ये जो मेथड है, एक तरह से ओरिजिन इसकी इंडियन ही है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की, तो फिंगरप्रिंट साइंस एक ऐसी साइंस है जो कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इसका इवॉल्वमेंट और इसके अलग अलग मेथड्स, टेक्निक्स जो भी थी क्लासिफिकेशन की, तो वो सारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका इवॉल्वमेंट हुआ है इन हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खान बहादुर अजीजुल हक, राय बहादुर हेमचंद्र बोस एंड एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, इन तीनों ने मिलकर 1897 में 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये जो मेथड है,
10 डिजिट, इसकी ओरिजिन अगर हम बात करते हैं तो इस मेथड की ओरिजिन आपकी इंडियन ओरिजिन कंसीडर करी जाती है, क्योंकि इंडिया में ही इसका इवॉल्वमेंट हुआ था। इस मेथड को हम हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो मेथड है अडॉप्ट करा गया था स्कॉटलैंड यार्ड में 1901 में। 1901 में स्कॉटलैंड ने इसको अडॉप्ट किया था, ना कि इसका इवॉल्वमेंट किया था। इस मेथड में फिंगरप्रिंट के सेट होते हैं जिनका एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है, उसमें मतलब आपके फिंगर्स में कौन सा पैटर्न है उसके बेस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर टोटल 1024 पॉसिबल प्राइमरी सेगमेंट्स होते हैं। डेटाबेस को तैयार करने के लिए 1024 पॉसिबल सेगमेंट्स बनते हैं, और इसके अंदर ओवरऑल जितने भी जनता है, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन इसी पॉसिबल सेगमेंट के अंदर होता है। 1024 टोटल है आपका, और इसी के अंदर अंदर आपका बाइफर्केशन होता है, और वो आपके इंडिविजुअल के हैंड्स में कौन सा पैटर्न बन रहा है वो उसका एनालिसिस करने के बाद में इसमें से किसी एक के अंदर उसका क्लासिफिकेशन होगा, और उसी बेस पर ये डेटाबेस तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रहता है कि आपका जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वहाँ पर अगर हम बात करें, एक ये आपकी मेन रिकॉर्ड मेंटेन करने की सेल बनाई गई है, जिसमें इस तरह से 1024 सेक्शंस रहते हैं, एंड फर्दर उनका इस तरह से अलग अलग रैक्स रहती हैं, है ना, और उस 1024 इस तरह से सेक्शंस बने होते हैं, और उसके अंदर फर्दर आपका जो भी क्राइटेरिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूरी नंबरिंग दी जाती है 1024 तक। और जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मेंटेन डेटाबेस तैयार कर रहे होते हैं, तो जो भी नंबर आता है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर उसको हम स्टोर कर लेते हैं। इस तरह का कुछ आपका क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें एक और लाइन की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्लिप एज एनालाइज्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स। तो यहाँ पर 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम करने के लिए सबसे पहले हमको जितनी जो भी इंडिविजुअल है उसकी 10 फिंगर्स का प्रिंट हमको लेना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें यही आता है कि आपके सामने एक फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करने की शीट होती है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे दूं यहाँ पर, एक सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपके सामने एक शीट होती है इस तरह की, और इसमें होता है आपका ये, अब आपका ये ड्रॉ हो गया है जिसमें फर्दर 5 सेक्शंस होते हैं। जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ये आपके राइट हैंड के लिए होता है, जो नीचे वाला होता है ये आपके लेफ्ट हैंड के लिए होता है। सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट वाले बॉक्स में आपका थंब रहता है, राइट थंब। सेकेंड वाले बॉक्स में आपका राइट इंडेक्स फिंगर होती है, उसके बाद में आपका राइट मिडल फिंगर, फिर आपका राइट रिंग फिंगर, फिर आपका राइट लिटिल फिंगर। सेम वही लेफ्ट में भी, सबसे पहले लेफ्ट थंब, लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट मिडल, लेफ्ट रिंग और लेफ्ट लिटिल फिंगर। तो सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट लेने कलेक्ट करना होता है। उसके लिए आपका जो पूरी प्रोसेस है, कैसे हम कलेक्ट करते हैं, वो आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना समझ लो कि इस तरह की आपकी टेबल बनी होती है, और जिस पर्टिकुलर फिंगर के लिए जो बॉक्स असाइन होता है उसमें उसी का आपको प्रिंट लेना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। तो जब आपने इस पर्टिकुलर टेबल में किसी भी इंडिविजुअल का कलेक्शन कर लिया फिंगरप्रिंट्स का, उसके बाद में हमको इनका क्लासिफिकेशन करना होता है। अब वो क्लासिफिकेशन जो है आपका, ये फर्दर इस तरह से डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले होता है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन, फिर है आपका मेजर डिवीजन क्लासिफिकेशन, उसके बाद में है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, फिर है आपका सब सेकेंडरी, देन सेकेंड सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, फाइनल क्लासिफिकेशन, और लास्ट में है आपका की क्लासिफिकेशन। जिसमें से जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है आपके सबसे पहले वाले की,
प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, उसके बाद में सेकेंडरी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, देन आपका सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके बाद में लास्ट आ जाता है आपका फाइनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो चार हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे ज़्यादा हाईलाइट मैं इसी को कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यही है। जितना जो कुछ समझने का है मैक्सिमम इसी में है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगी। समझने में सबसे ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो आपको प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही समझने में लगेगा, क्योंकि यही आपका कोर होता है 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो ये आपका इतना क्लासिफिकेशन है, टोटल 7 टाइप्स में क्लासिफाइड है, जिसमें से 4 आपके मेजर हैं, और उन 4 में भी जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं और एक एक करके सबको समझ लेते हैं, पर आपको बता दें कि जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है और जो सेकेंड वाला पार्ट है ये आपका आज की वीडियो में कवर अप हो पाएगा, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम अपने अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, वीडियो स्टॉप करके मैं आपको कुछ बता दूँ कि ये जितने भी PDF हैं आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग वहाँ से ले पा रहे होंगे। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है कि PDF कहाँ से मिलनी है, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @savvyforensics। वहाँ पर आपको जो फाइल्स वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको सारी PDFs फिंगरप्रिंट के नाम से मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तक जितने भी वीडियोस हुए हैं उनकी जो PDFs हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ PDFs अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि वो जो थे वो आपके PDF से मैंने कराया था, वो मतलब एक तरह के नोट्स थे, वो हैंड रिटन नोट्स नहीं थे, ना तो वो प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, तो वो वाले आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। वो जब आपको कंपाइल्ड PDF मिलेगी उसमें आपको एट द एंड हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा इससे बेटर है मैं आपको कुछ और तरीके से समझाऊँ, उसके बाद में यहाँ पर जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, इस तरह का आपका एक हम बॉक्स बना लेते हैं, और इसमें आपको पता है कि 10 फिंगर्स होती हैं, मतलब 5 एक हैंड में, 5 दूसरे हैंड में, तो इसको हम 5 बॉक्सेस में डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाला बॉक्स जो था वो राइट हैंड के लिए था, नीचे वाला बॉक्स जो था वो लेफ्ट हैंड के लिए था। सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले आपकी थंब थी, थंब के बाद में इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के बाद में आपका है और मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के बाद में रिंग फिंगर और फिर लिटिल फिंगर। तो ये आपका हो गया। अब जब हमने प्रिंट लेना होता है तो इसी में लेते हैं, और जो प्रिंट हमने लिया है उसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर करना क्या होता है, हर एक बॉक्स को एक नंबरिंग दी जाती है, और वो नंबरिंग कुछ होती है इस तरह से 16 16 8 8 4 4 2 2 1 1, ये इस तरह से नंबरिंग होती है, और इसी के बेस पर आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। कैसे होता है उसको समझिए, ये आपका पूरा टेबल है। अब इसके बाद में होता क्या है, यहाँ पर हर एक बॉक्स को, हर एक फिंगर को एक नंबर भी असाइन करा जाता है, वो भी आपको एक बॉक्स में समझा देती हूँ। ये जो, एक सेकेंड में कलर चेंज कर दूँ। ये जो आपको रेड लाइन बनाई है यहाँ से आपका बाइफर्केशन है, इसके ऊपर वाला राइट है, उसके नीचे वाला लेफ्ट है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो नंबरिंग दी है ये आपकी पर्टिकुलर बॉक्स की नंबरिंग होती है, ये वाली। उसके बाद में जो आपका फर्स्ट बॉक्स है ऊपर वाला, राइट थंब जो होता है इसके लिए नंबरिंग होती है 1, राइट इंडेक्स फिंगर को 2 बोलते हैं, राइट मिडल फिंगर को 3 बोलते हैं, राइट रिंग फिंगर को 4, राइट लिटिल 5 नंबर पे आती है। उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। आपका जो लेफ्ट थंब है 6, लेफ्ट इंडेक्स है 7, लेफ्ट मिडल 8,
लेफ्ट रिंग 9 और लेफ्ट लिटिल जो है 10 नंबर। तो ये इस तरह से आपका पर्टिकुलर फिंगर की नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका न्यू जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है। पर्टिकुलर बॉक्स में जो पैटर्न आ रहा होता है उस बेस पर उसकी नंबरिंग होती है। तो अब मान के चलिए आपकी कोई भी पैटर्न है, कोई भी फिंगर के किसी भी पैटर्न में अगर कोई वर्ल्ड या कॉम्पोजिट पैटर्न आ रहा है तो उसके लिए हम वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। यानी कि अगर आपके मान के चलिए राइट थंब में वर्ल्ड पैटर्न है तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए नंबरिंग रखेंगे 16। और यहीं पर अगर हम मान लें कि जो आपका राइट लिटिल है यहाँ पर आपका वर्ल्ड या कॉम्पोजिट पैटर्न ना होकर के लूप या आर्च में से कोई एक है, यानी कि आर्च मान लीजिए कि आर्च है, तो उस केस में इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू 8 ना होकर के इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इस ऐसे होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर के लिए हमको वैल्यू लेनी होती है 2, 4, 6, 8 और 10। यानी कि जितने भी आपके इवन नंबर्स की फिंगर होती हैं उनके लिए आपको न्यूमरेटर लेना है, अपर साइड में लेना है। उनका सम जो हम लेंगे वो अपर साइड में लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। जो ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी आपके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे साइड में हम इनको लेंगे। जहाँ जहाँ पर भी आपके वर्ल्ड और कॉम्पोजिट आएंगे उनके लिए हम वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी आपके बॉक्स की वैल्यू है वो। और अगर इसके अलावा आर्च या फिर कोई भी आपका लूप आ रहा है तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू कर देंगे 0। ठीक, तो इतनी चीज़ उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो इसी के आसपास घूमता रहता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है और इसमें कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आपसे इतना पूछा गया है और इसको पढ़ के आपको सॉल्व करना है। इसमें कह रहे हैं इफ़ अ वर्ड वॉज फाउंड ऑन द राइट इंडेक्स फिंगर। आपके ये ये आपके 10 बॉक्सेस थे जिसमें से राइट इंडेक्स फिंगर की बात हो रही है, यानी कि इस वाले की बात हो रही है, जिसमें कि वर्ल्ड है और इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू थी 16 क्योंकि वर्ल्ड है, इसके लिए इसकी नंबरिंग हम कर देंगे 16। और कह रहे हैं जो राइट मिडल फिंगर है, राइट मिडल फिंगर यानी कि इस पर्टिकुलर बॉक्स की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू हम दे देंगे जो कि वैल्यू थी 8। और बाकी सारे जो आपके फिंगर्स हैं उनमें सब में नहीं बताया गया है। इसका मतलब कि जो बाकी बॉक्सेस हैं उसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यू होगी वो पैटर्न जो होगा वो लूप होगा या आपका आर्च होगा, तो इसलिए बाकी सब की वैल्यू हम कर देंगे 0। तो अब इसमें होता क्या है कि 2, 4, 6, 8 और 10 इनको सबको करना होता है ऐड। तो जब आप इनको सबको वैल्यू ऐड करोगे तो 16 ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर के लिए ऐड करना होता है 1, 3, 5, 7, 9 को, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गई 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नंबर मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हुआ वो क्लासिफिकेशन निकल के आया 2। ठीक, तो ये इस तरह से आपका रहता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपका 2 आया। अब 2 जो था आपका सिर्फ न्यूमरेटर बचा, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। अब इसके बाद में करना क्या होता है, जो भी आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का सम होता है उन दोनों में ही आपको ऊपर और नीचे +1 करना होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ऊपर 2 था तो 2 + 1 3 हो गया, नीचे सिर्फ आपका 1 था कंसीडर क्योंकि 1 ही करेंगी, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया। तो क्लासिफिकेशन क्या निकल के आया 3/2। ठीक है, और ये जो आपका क्लासिफिकेशन होता है ओवरऑल
ये 1/1 से लेकर के 32/32 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 13/3/2। ठीक है, तो वापस से हम एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वही कहने का जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पर सारी 10 फिंगर्स को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर प्लेन एंड टेंटेड आर्चेस ग्रुप करी जाती हैं लूप के साथ में अलॉन्ग विद रेडियल एंड अल्नर लूप, एंड कॉम्पोजिट पैटर्न को हम ग्रुप करते हैं वर्ल्ड के साथ में, यानी कि आर्चेस प्लस लूप साथ में रहते हैं और वर्ल्ड प्लस कॉम्पोजिट साथ में रहते हैं। जो 10 आपकी फिंगर्स होती हैं इनको हम 5 पेयर्स में क्लासिफाई करते हैं, जहाँ पर राइट थंब राइट इंडेक्स एक साथ, राइट मिडल राइट रिंग एक साथ, राइट लिटिल लेफ्ट थंब एक साथ, लेफ्ट इंडेक्स लेफ्ट मिडल एक साथ, लेफ्ट रिंग और लेफ्ट लिटिल एक साथ। और इनकी नंबरिंग क्या क्या होती है? 16, 8, 4, 2, 1। ठीक, इस तरह से इनकी नंबरिंग होती है। और जो सेकेंड पेयर होता है ईच का, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इनको सबको हम न्यूमरेटर में लेते हैं, और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसको सबको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना, वैसे ही पूरा यहाँ पर बना हुआ है। आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया था, सेम सेम वही चीज़ें हैं। अगर लूप आ रहा है या फिर आर्च है, उसके लिए वैल्यू हम लेंगे 0। वर्ल आ रहा है या फिर कॉम्पोजिट पैटर्न है, तो उसके लिए हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि सारे ही आपके जो पैटर्न है वो लूप या आर्च का कॉम्पोजिशन है, तो वो 10 फिंगर्स का जो प्लॉट था आपका, उन सब में वैल्यू आ जाएगी 0। तो उस सब में न्यूमरेटर +1 अपॉन डिनोमिनेटर +1, तो जो आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो 1/1 का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मान के चलें कि सारे ही आपके फिंगर्स में कोई ना कोई वर्ड या आर्च है, तो उस केस में हमको इस तरह से बन जाएगा, और इसको हमको काउंट कर लेना होगा। 16, 4, 1, 8 और 2 को एक साथ काउंट करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 8 + 2 10 + 16 26 + 4 26 + 4 + 1 26 + 5 अगर हम करेंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा। और जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें भी सेम यही चीज़ें हम ऐड अप कर रहे हैं, आप करके भी देख लो। 16 + 4 20, 20 के बाद में आपका 8 और 2 10, 30 + 1 31। ठीक है, 31/31 आ गया। अब आपका न्यूमरेटर +1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर +1 हो जाएगा, तो क्लासिफिकेशन निकल के जो आएगा वो हो जाएगा आपका 32/32। ठीक है, तो वही चीज़ बताइए कि आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 1/1 से लेकर के 32/32 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रहती है। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल माने, और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ खुद से। ठीक है, मान के चलिए ये आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स का बेसिकली प्लॉट है 10 डिजिट का। ठीक है, अब इसमें आपकी 10 फिंगर्स हैं, जिसमें से अगर मैं अपनी हाथों की बात करूं तो लेफ्ट थंब में मेरे वर्ल्ड है, इंडेक्स में लूप है, और मिडल फिंगर में एक वर्ल्ड है, लिटिल फिंगर जो है ये लूप है, और रिंग और लिटिल दोनों ही आप हमारे लूप है। जो हमारी लेफ्ट थंब है वो भी वर्ल्ड है, लिटिल सॉरी लेफ्ट इंडेक्स जो है वो कॉम्पोजिट पैटर्न है, बाकी सारी लूप हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी लूप आ रहा है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ये सब हो गया 0। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड है उस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू दे देंगे। तो वर्ल्ड है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है 16, इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू होती है 16। ठीक है, वर्ल्ड की वैल्यू 16 नहीं है, पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू 16 है, और क्योंकि इस बॉक्स में वर्ल्ड आया है इसलिए हम इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर लूप आता तो ये भी हमारा 0 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट
जो थर्ड वाला बॉक्स है यहाँ पर भी वर्ल्ड है, तो इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू होती है 8। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला बॉक्स, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये 16 होता है, ये 16 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 4 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 4 है यहाँ पर। फिर कॉम्पोजिट है तो इसकी वैल्यू 2 होती है और इसकी 2 है और बाकी सब 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबरिंग हो गई, तो इसको थोड़ा सा सफाई से लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये 16 है, ये 2 है। ठीक है, अब इसमें आपको न्यूमरेटर कौन से हैं, जो भी आपके इवन नंबर के हैं, ये दोनों हो गए और ये 3 हो गए, तो इनको ऐड करना है। 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। डिनोमिनेटर में क्या है, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर वाला सिर्फ 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 16 आपका हो जाएगा 26। और जब इतना आ जाता है उसके बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, तो जो क्लासिफिकेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, 5/27। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन जो आपका होगा तो ये 5/27 हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, मतलब इसी का एक सेट और सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और मिल जाए। ये एक बॉक्स है और इसमें 10 डिजिट्स हो गई हमारी, 10 फिंगर्स। सपोज कर लेते हैं कि आपका पहला लूप है, फिर आर्च है, फिर कॉम्पोजिट है, फिर आपका आर्च है, वर्ल है, और इसमें आपका वर्ल है, इसमें आपका लूप है, इसमें आपका आर्च है, इसमें आपका वर्ल है और लास्ट में भी आपका वर्ल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कलर चेंज, और हाँ, लूप की वैल्यू 0 कर देते हैं, आर्च की वैल्यू 0 कर देते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये रूल है, लूप 0, आर्च 0। कॉम्पोजिट और वर्ल जिस पर्टिकुलर बॉक्स में होता है उस बॉक्स की जो वैल्यू होती है हम उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो पहले वाले बॉक्स यहाँ पर आपका 8 होता है, इसमें आपका 4 होता है, यहाँ पर भी 4 आता है, लास्ट के जो बॉक्सेस होते हैं उनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब सॉल्व करिए। सॉल्व करने में क्या है, न्यूमरेटर आपको लेने हैं नंबर 2 वाला बॉक्स, फिर नंबर 4 6 8 और 10, इसको ऐड करिए। 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बचा हुआ, 1 3 5 7 9, 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ऐड कर दीजिए इसको, तो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपका 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 5 13 हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इतना आ जाता है फिर इसको दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास निकल के आ जाता है 6/14। तो जो क्लासिफिकेशन है इसका वो हो जाएगा 6/14। ठीक है, इस तरह से होता है। अब उम्मीद करती हूँ आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। टोटल 2 हमने क्वेश्चंस कर लिए और उससे पहले 2 हम और कर चुके थे, तो हमने टोटल 4 कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हमारा 10 डिजिट क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट था, एक स्टेप हमने कंप्लीट करा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसको समझने में भी बहुत टाइम लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब ये है आपका मेजर डिवीजन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ा रखा है, जहाँ पर हमने देखा था इनर आउटर और मीटिंग टाइप के जो वर्ड होते हैं या जो ट्रेसिंग होती है वो हम कैसे निकालते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है
ये थंब जो होते हैं दोनों हाथों के, उनको केवल कंसीडर हम करते हैं। जो हमारा पुराना वीडियो था, इससे पहले जो आया था पार्ट, वहाँ पर हमने रिच काउंटिंग वाले में बात करी थी कि इनर ट्रेसिंग, आउटर ट्रेसिंग और मीटिंग ये क्या होता है। वही चीज़ है, बस यहाँ पर इसको हम क्लासिफिकेशन के तौर पर पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं मेजर क्लासिफिकेशन की, यहाँ पर हम सिर्फ दोनों हाथों के थंब को ही कंसीडर करते हैं। बाकी फिंगर्स बाकी क्लासिफिकेशन में होती हैं, बट इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ थंब को कंसीडर करेंगे। ये जो पैटर्न होता है, टाइप ऑफ पैटर्न ऑन राइट थंब इज टेकन एज न्यूमरेटर, और जो लेफ्ट थंब में होता है उसको हम लेते हैं डिनोमिनेटर के तौर पे। तो जो आपका राइट थंब डिवाइडेड बाय, यानी कि न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा लेफ्ट थंब, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। अब जो डिवीजन होता है ये फॉर्म करा जाता है रिज काउंटिंग के बेस पर। अगर लूप और वर्ल है तो वहाँ पर रिच ट्रेसिंग हो पाएगी, बट अगर आर्च या आपका लूप आएगा तो वहाँ पर रिच काउंटिंग नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर ये चीज़ आपकी नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी इनर और आउटर कैसे होता है वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिच काउंटिंग की, अगर रिच काउंटिंग आपकी 1 से 12 के बीच में आती है तो ये आपकी इनर टाइप की ट्रेसिंग है। अगर 13 to 19 के बीच में आती है, थंब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी मिडल टाइप की ट्रेसिंग है। और 20 या उससे ज़्यादा आती है तो ये आपकी आउटर ट्रेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है। 1 to 12 इनर ट्रेसिंग, 13 to 19 मिडिल, 20 एंड एबव आउटर ट्रेसिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होता है मेजर डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, और इस बेस पर आप पर्टिकुलर थंब को आई या ओ से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है 0/0 से लेकर के 1/1 के बीच में वेरी करता है। फॉर आर्चेस, प्लेन एंड टेंटेड टाइप, इनके लिए हमेशा आई टाइप को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी रिच काउंटिंग नहीं होती है। वर्ल के लिए जो रिच ट्रेसिंग होती है परफॉर्म करी जाती है बाय ट्रेसिंग बेसल रेडियंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ट्राई रेडियस। ट्राई रेडियस का मतलब है आपका डेल्टा की बात हो रही है। और जो ओ टाइप होता है ये वैलिड होता है एक्सीडेंटल, सेंट्रल पॉकेट एंड डबल लूप्स के लिए। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दी जा रही है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जितने भी एक्सीडेंटल, सेंट्रल पॉकेट लूप या डबल लूप होते हैं वहाँ पर आपको ओ टाइप देखने को मिलेगा, यानी कि जो रिच काउंटिंग होगी वो 20 या उससे ज़्यादा की देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपकी मिडल वाली होती है वो देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, और जहाँ भी आर्चेस, प्लेन आर्च हो चाहे टेंटेड आर्च हो, इनकी बात होगी तो यहाँ पर आई टाइप ही देखने को मिलता है। अब इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, तो बताया था LT RT/LT लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट थंब, एक सेकेंड, राइट थंब अपॉन लेफ्ट थंब। तो मान के चलिए कि जब हम रिच काउंटिंग करेंगे तो रिच काउंटिंग के बेस पर जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है वो थंब में आ रही है 20, तो ये हो जाएगा आउटर, और लेफ्ट थंब में आ रही है 15, तो 15 आपका क्या था मिडल में, O/M, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मेजर डिवीजन क्लासिफिकेशन होता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, यानी कि हमारा ये पूरा चार्ट था 10 डिजिट क्लासिफिकेशन को इतने टाइप्स में हमने क्लासिफाई करा है, जिसमें से पहला हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम और मेजर डिवीजन क्लासिफिकेशन सिस्टम, दोनों को ही पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी गया होगा लेकिन समझ में आना ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स भी करके आपको समझाए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही हो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से आपको इसके एग्जाम्पल्स करवा दूंगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जैसा भी हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स में, या फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्वेरी को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स हैं आपके 3rd से लेकर के 7th तक, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत कोशिश करिए
आपको समझाने की। अगर समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, तो विजिट ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।